शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय का नाम मिलता है, जिसको कहीं कहीं कुरुस कहा जाता है। तो कुरुस का आक्रमण जो है वह सबसे पहला आक्रमण माना जाता है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के बेसिकली पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ था। लेकिन इस आक्रमण की विश्वसनीयता थोड़ी संदिग्ध है, क्योंकि इसके संबंध में जो वर्णन मिलता है उससे यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष पे आने वाले जो ईरान से रास्ते थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक रास्ता है जो ईरान से है, तो जेड्रोसिया एक स्थान पड़ता है, तो जेड्रोसिया का रेगिस्तान क्रॉस करके आप जो है भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर भाग में यानी सिंध में प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह से एक जो दूसरा रास्ता हमको मिलता है वो रास्ता बैक्ट्रिया, सोर्डियाना, काबुल, सिंधु होते हुए आपको भारतवर्ष में इंटर करता है। तो साइरस द्वितीय के संबंध में जो जानकारी हम लोगों को मिलती है उससे यह ज्ञात होता है कि साइरस द्वितीय के जो सैनिक थे उन्होंने जेड्रोसिया का रास्ता पकड़ा और ऐसा माना जाता है कि यह अभियान उसका पूरी तरह से असफल हुआ और केवल 7 सैनिक ही उसके वापस जा सके, जैसा कि एरियन वर्णन करता है साइरस के संबंध में। तो साइरस के पश्चात मेगास्थनीज की एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मेगास्थनीज कहता है कि भारतवर्ष पे से 3 लोगों ने, हेराक्लीज, डायनोसिस और सिकंदर, इन्होंने ही विजय प्राप्त की थी। इसके पश्चात थोड़ा सा एक प्लिनी का कथन देखिए, तो प्लिनी ये कहता है कि साइरस द्वितीय ने कपिसा के नगर को ध्वस्त किया। इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि साइरस द्वितीय का भारतवर्ष पे आक्रमण हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतवर्ष पे प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता कौन है, तो आप उसमें जो है साइरस का ही नाम देंगे, साइरस द्वितीय, और कहीं कहीं इसको कुरुस के नाम से वर्णन किया गया है। इसके पश्चात जब हम लोग आते हैं साइरस के बाद, तो नाम आता है दारा प्रथम का। तो यहाँ से एग्जाम में अनेक बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दारा प्रथम के 3 अभिलेख हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो जो प्रथम अभिलेख है वो बेहिस्तून है, फिर द्वितीय नक्श रुस्तम है, और तीसरा जो है वह पर्सिपोलस है। एक बात और ध्यान रखिए कि दारा प्रथम के कुल 23 प्रांत थे। उन 23 प्रांतों में जो 2 प्रांत थे वो जो बाद में हम लोगों को मिलता है नक्श रुस्तम में, उसमें हम लोगों को सतगु, गदर के साथ साथ एक हिदू नाम भी मिलता है, जिससे यह लगता है कि साइरस द्वितीय के बाद यानी कि दारा प्रथम ने भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। यही कारण है कि उसके जो अभिलेख है नक्श रुस्तम, उसमें एक नाम हेदू भी हमें प्राप्त होता है। तो हेरोडोटस का वर्णन भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हेरोडोटस भी कहता है कि भारत जो है वह दारा प्रथम का 20वां प्रांत है और यहाँ से उनको बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स की प्राप्ति होती है। दारा प्रथम से जो एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से, उसने अपने एक सेनापति जिसका नाम था स्काइलेक्स को सिंधु नदी के पास भेजा था कि सिंधु नदी कहाँ पर जाकर के समुद्र से मिलती है, यानी कि उस रास्ते की खोज करना। और स्काइलेक्स वो प्रथम व्यक्ति है जिसने सिंधु नदी से लेकर के और पश्चिमी देशों के साथ जो नदी मार्ग है उसका खोज करता है। इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिंधु से पश्चिमी देशों को जो नदी मार्ग है उसकी खोज किसने की थी, तो आप उसका नाम स्काइलेक्स बताएंगे। इसके पश्चात भारतवर्ष में देखा जाए तो जो विदेशी आक्रमण है उसमें एक नाम जरक्सीज का भी मिलता है कि भारतीय पश्चिमोत्तर प्रांत के कुछ प्रदेशों पर जो है हकमानी शासक जरक्सीज का भी वर्चस्व दिखाई देता है, या वह इन एरिया से भी टैक्स का कलेक्शन करता था। इसी तरह से एक अन्य नाम आप लोग देखिएगा, जो हेरोडोटस है वह एक लाइन बोलता है कि जरक्सीज की सेना में भारतीय सैनिकों को भर्ती किया जाता था।
तो यह इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत का जो पश्चिम उत्तर प्रांत था वह जरक्सीज के साम्राज्य सीमा के अंदर आता था। इसके पश्चात हम लोग नाम पढ़ते हैं दारा तृतीय। तो आप लोगों को याद होगा कि दारा तृतीय को अरबेला के युद्ध में सिकंदर ने पराजित कर दिया था, और इस पराजय के पश्चात ईरान से हकमानी साम्राज्य जो है वह छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी कि वह साम्राज्य सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप समाप्त हो जाता है। तो भारतवर्ष में यहाँ तक, यानी कि दारा तृतीय तक हम हकमानी साम्राज्य का प्रवेश पाते हैं। इसके पश्चात भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा आक्रमण होगा वह सिकंदर का होगा। तो हम लोग जो है पहले यह देखते हैं कि जो हकमानी साम्राज्य की सीमा थी पश्चिम उत्तर भारत, उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतवर्ष में। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अशोक के अभिलेख हैं, जैसे अशोक के अभिलेख हमको प्राय 3 लिपि में प्राप्त होते हैं, यानी कि सबसे अधिक ब्राह्मी है, इसके पश्चात अरमैक है, और तीसरा एक खरोष्ठी लिपि है। कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि अशोक के 2 अभिलेख, एक तो मानसेहरा है और एक शाहबाजगढ़ी है, ये 2 अभिलेख आप लोग लिख लीजिएगा। और इन दोनों अभिलेख की जो लिपि है वह खरोष्ठी है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस अभिलेखों की लिपि जो है वह खरोष्ठी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अशोक के 2 अभिलेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पर्सिया के प्रभाव के कारण ही भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात भारतवर्ष में एक सिक्का मिलता है डेरिक, और एक सिक्का मिलता है सिगलोई। तो आप ये याद रखिए कि डेरिक स्वर्ण सिक्का है, जबकि सिगलोई जो है वह चांदी का सिक्का है, और सिगलोई बहुत प्रसिद्ध था। तो सिगलोई का विस्तार भी भारतवर्ष में पर्सिया के प्रभाव को दिखाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज आप लोग याद रखिएगा कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजमहल में जब मीटिंग वगैरह होती थी तो उसमें दीपक को प्रज्वलित करने का प्रावधान था। विद्वानों के एक वर्ग को ऐसा लगता है कि संभवतः इस दीपक को प्रज्वलित करने का जो हम आधार रखते हैं या इसको सीखने की जो परंपरा है वह हम लोग ईरान से ग्रहण की है। और एक सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा छत्रक प्रणाली। तो भारतवर्ष में जो छत्रक प्रणाली डेवलप हुई थी पश्चिमोत्तर भारत में खासकर, वह विदेशी प्रभाव को इंडिकेट करती है। इसके पश्चात कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सभा भवन की प्राप्ति कुम्हराहार से होती है, तो उस सभा भवन के निर्माण का जो आधार है, यानी कि ये हम लोगों ने कॉपी किया था ईरान से। यद्यपि यह पूरी तरह से सत्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि स्तंभ के निर्माण की परंपरा भारतवर्ष में सिंधु काल से ही दिखाई देने लगती है। इसलिए यह सही नहीं प्रतीत होता है कि स्तंभों के निर्माण की कला हम लोगों ने ईरान से। आज हम लोग देखेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे, तो उनमें सबसे जो पहला आक्रमण था वो साइरस का था, जिसको हम लोग कुरुस के नाम से जानते हैं। आज हम लोग सिकंदर के भारतीय अभियान के संबंध में डिस्कस करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हम ये जानते हैं कि भारतवर्ष पे सिकंदर के आक्रमण से हमें बहुत से नई नई चीज़ों की जानकारी हुई। यानी कि कहा जाता है कि भारतवर्ष को जो भारतवासी थे उनको ज्योतिष की जानकारी जो है वह यूनानियों से प्राप्त हुई थी, और इस तरह से बहुत से नए मार्गों की खोज हुई थी सिकंदर के आक्रमण के पश्चात, क्योंकि उसने विश्व भर में अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिकंदर को जानने के लिए कौन कौन से साधन हैं जो हमारी सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि सिकंदर के समकालीन जो 3 सेनापति उनके आए थे, जिसका नाम हम लोगों को कहीं कहीं मिल जाता है, उन तीनों से हमें बहुत सारी जानकारियां सिकंदर के बारे में प्राप्त हो जाती है। जैसे नियार्कस है, आनस सिक्रेटस है, अरिस्टोबुलस है। तो ये 3 नाम सिकंदर को जानने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोगों को जो हेरोडेटस है,
तो हेरोडोटस को तो आप लोगों को पता ही है कि इतिहास का पिता कहा जाता है, और हेरोडोटस के वर्णन में भी सिकंदर की चर्चा की गई है। इसके साथ साथ जब हम टेसियस को देखते हैं तो टेसियस भी हमें बहुत सारी जानकारी जो है वह सिकंदर के बारे में देता है। इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था, तो डाइमेकस की भी जानकारी जो मिलती है उससे भी हमें बहुत सी सूचनाएं सिकंदर के संबंध में प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह से आप लोगों ने एक नाम याद किया हुआ है डायनोसियस। डायनोसियस जो टॉलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र के राजा थे उनका राजदूत था, जो सम्राट अशोक के समय में भारतवर्ष की यात्रा पर आता है, तो उससे भी हमें सिकंदर के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से कुछ नाम आप लोग याद रखिएगा, एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन, ये वो नाम है जिनसे हमें सिकंदर के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि भारतवर्ष का कोई भी साहित्य या कोई भी ग्रंथ वह सिकंदर का वर्णन नहीं करता है। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा सिकंदर के जीवन परिचय को देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि उसके पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया के राजा थे, और उनकी जो माता थी वह ओलंपियास थी, जिसको कभी कभी जादूगरनी भी बताया जाता है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया का एक स्थान है पेला, तो वहां पर सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर जब 10 वर्ष का था, यानी कि समय आपका चलेगा 346 ईसा पूर्व में, तो एक कहानी मिलती है कि उनके पिता फिलिप एक घोड़े को खरीद कर लाते हैं जिसका नाम था बौकेफला, और यह घोड़े पर नियंत्रण स्थापित करना जो है बहुत ही कठिन था, और 10 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर ने उस घोड़े पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसके पश्चात फिलिप ये कहते हैं कि सिकंदर तुम्हारे लिए यह मकदूनिया बहुत छोटा है। इसके पश्चात सिकंदर के शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, और आप लोगों को याद होगा कि उसको शिक्षा दीक्षा देने का कार्य अरस्तु को सौंपा गया था। अरस्तु स्वयं एक प्रकांड विद्वान थे। ये चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र और युद्ध कला या अन्य भी चीजें जो हैं, राजनीति विज्ञान, इन सब की जानकारी अरस्तु को थी, और उन्होंने ये भी कहा जाता है कि सिकंदर को जो विश्व विजय की प्रेरणा जो मिली वह अरस्तु के माध्यम से ही प्राप्त हुई, यानी अरस्तु ने ही विश्व विजय का ख्वाब जो है वह सिकंदर को दिखाया था। तो 356 ईसा पूर्व में राजा फिलिप की हत्या हो जाती है, और ऐसा संभावना भी व्यक्त किया जाता है कि संभवतः इस हत्या में सिकंदर और उसकी माता का भी हाथ था। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस हत्या के पश्चात सिकंदर को साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, और जैसे ही उत्तराधिकारी होता है तो सबसे पहले अपने साम्राज्य में उत्पन्न हुई अव्यवस्था को समाप्त करता है, और जितने भी मकदूनिया के आसपास के क्षेत्र थे और जहाँ जहाँ से उसे संकट दिखाई देता है वह उन सभी साम्राज्यों को नष्ट करता है और उसको ग्रीस एम्पायर में शामिल कर लेता है। उत्तराधिकार के क्रम में ऐसी भी सूचना मिलती है कि सिकंदर ने अपने चचेरे भाइयों की हत्या की, तथा उसकी जो चचेरी बहन थी जिसका नाम था क्लियोपेट्रा, उसकी हत्या स्वयं उसकी माँ ओलंपियास के द्वारा कर दिया जाता है। तो हम यह देखते हैं कि 335 ईसा पूर्व में सबसे पहले सिकंदर अपने मकदूनिया में शांति की स्थापना करता है, और इसके पश्चात वह जो है एक नाम मिलता है एंटीपीटर। एंटीपीटर को वह अपना प्रतिनिधि बनाता है मकदूनिया में, और इसके पश्चात जो उसका ख्वाब था विश्व विजय का, उसके लिए वह अग्रसर होता है। विश्व विजय की प्रारंभ में वो सबसे पहले 331 ईसा पूर्व में, आपको नाम याद होगा, जो अर्बेला का युद्ध होता है। यहीं से सिकंदर की महानता प्रमाणित होती है, क्योंकि आपको पता है कि पर्सिया का जो साम्राज्य था वो मकदूनिया के साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था, और इस युद्ध में कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि पर्सिया साम्राज्य के पास कुल सैनिकों की संख्या 28 लाख के आसपास थी। इस युद्ध में सिकंदर जो है वह पर्सिया को पराजित करता है, और वहाँ का जो राजा है
जिसको अंतर्जगसीज कहा जाता है, जो दारा तृतीय के नाम से इतिहास में वर्णित है, पराजित होता है और अंतर्जगसीज अपनी पुत्री जो रुखसाना थी उसका विवाह सिकंदर के साथ कर देता है। फारस पर विजय के पश्चात सिकंदर आगे बढ़ता है और जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरबिया होते हुए वह जो है मिस्र तक जाता है। मिस्र को पराजित करने के पश्चात सिकंदर वहां पे एक अपना उपनिवेश, जिसको हम लोग मकदूनिया के नाम से जानते हैं, स्थापित करता है और इसके पश्चात उसका ध्यान भारत की ओर जाता है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत के विजय की योजना बनाता है। आप लोगों को जानना चाहिए कि एक कर्टियस इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा था कि सिकंदर के भारतीय अभियान के समय वहां पर जो सिंध का क्षेत्र था, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 28 स्वतंत्र शक्तियां जो है विद्यमान थी। उन स्वतंत्र शक्तियों में जो हमें नाम मिलता है प्रमुख रूप से वो आस्पेसियन मिलता है। आस्पेसियन के पश्चात गुरियंस हैं, अश्वक है, इसी तरह से नीसा कमिटी है, फेनेला है, सिवोई है, क्षुद्रक है, माला है। तो इस तरह से एक राज्य आप लोग याद रखें, पाटल। पाटल में द्वैध राज व्यवस्था थी। तो ये सभी स्वतंत्र शक्तियां थी जो उस समय भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में दिखाई देती हैं। तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है वह बैक्ट्रिया से जो है काबुल की ओर प्रस्थान करता है और हिंदू कुश नदी को पार करता है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः यहीं पर आम्भी आकर के अपनी सेना सहित उपस्थित होता है, सिकंदर की अधीनता को स्वीकार करता है तथा उसकी सहायता का वचन देता है। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय इतिहास में यह पहली घटना है जब कोई भारतीय शासक किसी विदेशी शासक को सहायता का वचन देता है, यानी पहला यह लिखित प्रमाण है। तो वहां के पश्चात सिकंदर जो है वह आगे बढ़ता है और अपनी सेना को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक सेना का सेनापति वह हेफेस्टियान को बनाता है और उसके सहयोगी के रूप में वह पोर्डियस को नियुक्त करता है। इस सेना को काबुल नदी के रास्ते से खैबर दर्रा होते हुए सिंधु तक पहुंचना था और वहां एक साम्राज्य था पुष्कलावती, जिसका राजा उस समय अष्टक था। ऐसा माना जाता है कि अष्टक ने सिकंदर की इस सेना का प्रबल विरोध किया था और 30 दिन तक यह सेना जो है आगे नहीं बढ़ पाई थी। दूसरा, सिकंदर जो है वह जो स्थानीय गणराज्य थे वहां के, उनसे लड़ता हुआ आगे बढ़ता है और इसी क्रम में वह कुछ गणराज्यों का नाम देता है, जैसे अस्पेसियन, गौरियन, अस्केसियन। इन सबको पराजित करते हुए वह आगे बढ़ता है और एक जगह आता है नीसा। नीसा के संबंध में ऐसा माना जाता है कि नीसा वासियों ने स्वयं को यूनानियों का वंशज बताते हैं और वह जो है सिकंदर को सहायता प्रदान करते हैं। तो इसके पश्चात दोनों सेनाएं जो है वो पुष्कलावती में मिलती हैं और ऐसा माना जाता है कि 326 ईसा पूर्व में बसंत के मौसम में सिंधु नदी के तट पर सिकंदर पहुंच जाता है और सिंधु नदी के तट पर पहुंचने के पश्चात आपको पता होगा कि सिंधु से लेकर के झेलम तक का जो एरिया था वह आम्भी के अंडर में आता था। तो वहीं पर वह जो है एक मैसेज भेजता है पोरस के पास कि पोरस आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन पोरस ये बात करता है कि वह सिकंदर से जो है युद्ध के मैदान में मिलना पसंद करेगा। इसके पश्चात सिकंदर आगे बढ़ता है और झेलम नदी के तट पर दोनों सेनाएं, यानी कि झेलम नदी के पश्चिमी तट पर सिकंदर की सेना खड़ी थी और झेलम नदी के पूर्वी तट पर पोरस की सेना खड़ी थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय भयंकर बारिश हो रही थी और इस बारिश के कारण झेलम नदी पूरे उफान पर थी। सिकंदर की सेना यह दिखाने का प्रयास करती है कि वह नदी को क्रॉस नहीं कर रही है और पोरस भी इसलिए निश्चिंत हो जाता है कि इस बाढ़ की स्थिति में सिकंदर की सेना नदी को क्रॉस नहीं कर पाएगी। यही सिकंदर है जो एक बार कहा था कि वह अनैतिक ढंग से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन झेलम नदी को सिकंदर ने रात्रि के पहर में अपनी सेना के साथ क्रॉस किया, वो भी युद्ध स्थल से 16 किलोमीटर आगे जाकर के।
रात्रि के पहल में जब युद्ध नदी को क्रॉस कर लिया जाता है, जिसकी सूचना जब पोरस को मिलती है, तो वह अपने पुत्र के साथ 2000 अश्वारोहियों को सिकंदर को रोकने के लिए भेजते हैं, लेकिन उनका पुत्र इस वेग को रोकने में नाकाम रहता है और उसकी 2000 की सेना सहित पोरस का पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त करता है। अब फाइनल युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य प्रारंभ होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के प्रारंभ से ही सिकंदर की सेनाएं अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि बरसात होने की वजह से पोरस की सेना के सामने कई समस्याएं दिखाई देती हैं, क्योंकि पोरस की सेना का जो सबसे प्रधान अंग था वो थे उनके रथ और उनके हाथी। सिकंदर की तरफ से आदेश था कि सबसे पहले जो हाथियों के ऊपर बैठे लोग हैं, जो उसको संचालित करते हैं, उन पर निशाना लगाया जाए, जिससे कि सभी महावतों की मृत्यु हो जाए। और युद्ध के मैदान में हुआ भी यही। महावत की मृत्यु के पश्चात जो है हाथियों का रुख अपनी ही सेना की ओर हो जाता है, जिससे उसकी सेना को भयंकर नुकसान होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग था पोरस की सेना का, वो था उनके रथ। लेकिन मिट्टी के गीली होने के कारण रथें जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं और वो गीली मिट्टी में फंस जाती हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था इनके पास जो धनुष थे वह काफी बड़े थे। उन धनुषों को जमीन पर टिका करके और तब संधान किया जाता था। मिट्टी गीली होने के कारण धनुष के संधान में समस्याएं हो रही थी। उसके पश्चात भी पोरस वीरता से लड़ता है, लेकिन अंततोगत्वा जो है पोरस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही बीच में एक घटना घटती है जब सिकंदर आम्भी को पोरस के पास मित्रता हेतु भेजता है। युद्ध के मैदान में जब पोरस आम्भी को देखता है तो वह अपने भाले से आम्भी पर भीषण प्रहार करता है, जिसका अंकन एक मुद्रा पर हमें प्राप्त होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात सिकंदर पोरस के एक मित्र जिसका नाम था मगस, उसको भेजता है और वह जो है पोरस को मनाने में कामयाब होता है और पोरस को बंदी बना लिया जाता है। और यही वो कहानी प्रचलित है कि जब सिकंदर पोरस से पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस के निर्भीक जवाब से वह काफी प्रभावित होता है। जब पोरस उससे यह बोलता है कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तत्पश्चात वह पोरस के जवाब से प्रसन्न होता है और पोरस को उसका साम्राज्य वापस कर देता है। तो झेलम नदी के तट पर चूंकि उसके एक जो प्रिय घोड़ा था बहुकेफला, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस वजह से वह झेलम नदी के दोनों तट पे 2 नगरों की स्थापना करता है। एक नगर का नाम बहुकेफला रखता है और दूसरे नगर का नाम निकैया रखता है। इसके पश्चात वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर नदी आती है, उसका नाम है रावी। रावी नदी के तट पर वहां कठों का साम्राज्य था, ये भी एक गण राज्य है। तो कठ सिकंदर का प्रबल विरोध करते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किसने अपने नगर के चारों तरफ रथों का घेरा बनाया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो कठ कम्युनिटी थी जिसने अपने नगर के चारों ओर रथों का एक घेरा बनाया था सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए। लेकिन वह इसमें असफल होते हैं और कठ जाति की पुरुष एवं महिलाएं दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात वह आगे बढ़ता है और यहाँ जो है अब प्रश्न ये उठता है कि ब्यास नदी के पश्चात मगध साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती है और उस समय वहां का शासक जो है खनानंद था और खनानंद अपनी असीम सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को क्रॉस करने से इनकार कर देती है। यद्यपि सिकंदर उनको बहुत समझाने का प्रयास करता है, जोशीला भाषण देता है, लेकिन इसके पश्चात भी सिकंदर की सेना पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है और सिकंदर की सेना वापस जाने की जिद पर ही पड़ी रहती है। अंततोगत्वा सिकंदर को उनकी जिद माननी पड़ती है और ब्यास नदी को ही आखिरी सीमा बना दी जाती है। यहाँ पर अपने विजय स्वरूप 12 वेदिकाओं का निर्माण करता है और इसके पश्चात वह जो है जेड्रोसिया के रास्ते से वापस बैक्ट्रिया चला जाता है। बैक्ट्रिया में 323 ईसा पूर्व में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ आकर के सिकंदर की
जो कहानी थी वो समाप्त होती है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक मकदूनिया, जो एक बहुत छोटा सा राज था, वहाँ से सिकंदर निकलता है। लेकिन हमने बताया था कि उसके जो गुरु थे अरस्तु और स्वयं उसके पिता, जिन्होंने संभवतः उसको विश्व विजय की प्रेरणा प्रदान की थी। तो वहाँ से वह प्रारंभ करता है, फारस पर विजय करते हुए वह भारत की ओर अग्रसर होता है। लेकिन भारत में जो है यहाँ पर ब्यास नदी उसके विजय की आखिरी सीमा निर्धारित होती है और यहाँ के पश्चात वह जो है वापस बैक्ट्रिया